नमस्कार। स्वागत है आपका इस सुपर हाई यील्ड मास्टर क्लास में। देखिए, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम भूगोल और इतिहास के कुछ ऐसे कोर फैक्ट्स डिकोड करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हाँ, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम कहानी की तरह दिमाग में छपने वाला है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं। चीजों को बिल्कुल सॉर्टेड रखने के लिए हमने आज के इस सेशन को 2 पावर पैक मॉड्यूल्स में बांटा है। पहले मॉड्यूल में हम ज्योग्राफी के अंदर संसाधनों और मिट्टियों को समझेंगे, और फिर दूसरे मॉड्यूल में गियर शिफ्ट करेंगे हिस्ट्री की तरफ, जहां हम 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह की पूरी टाइमलाइन को खंगालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले डाइव इन करते हैं अपने मॉड्यूल ए में, भूगोल, संसाधन और उनका विकास। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, क्या पर्यावरण में मौजूद हर चीज संसाधन है? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज को संसाधन बनने के लिए 3 बड़े चेक बॉक्सेस टिक करने होते हैं। पहला, उसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सही तकनीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खजाना तो है पर निकालने का तरीका ही नहीं पता। दूसरा, वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य यानी फायदेमंद होना चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, वो हमारी किसी इंसानी जरूरत को पूरा करता हो। जब ये तीनों बातें मिलती हैं ना, बस तभी कोई वस्तु असल में संसाधन कहलाती है। अब अगर हम इन संसाधनों को कैटेगराइज करें तो मेनली 4 हिस्से बनते हैं, और एग्जाम्स में अक्सर बस यही 4 पूछे जाते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो जैव हैं या अजैव। दूसरा, क्या वो खत्म हो सकते हैं, इसके आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा, मालिकाना हक किसका है, किसी व्यक्ति का, समुदाय का, देश का या फिर पूरी दुनिया का। और चौथा, उनके विकास का स्तर कैसा है, मतलब वो संभावित हैं, विकसित हैं, भंडार हैं या फिर आरक्षित हैं। बस ये 4 कैटेगरीज याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। इनमें से एक फर्क जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय का। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो चीजें खुद ब खुद फिर से बन जाती हैं, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय हैं, प्रकृति में ये लगातार मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोयला या पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय संसाधन हैं। एक बार आपने इन्हें जला दिया तो समझ लीजिए खत्म। इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ऊर्जा को लेकर जो पूरी डिबेट है ना, उसका कोर यही स्पष्ट अंतर है। अब क्योंकि ये संसाधन बहुत लिमिटेड हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें चाहिए रिसोर्स प्लानिंग, यानी संसाधन नियोजन। इसके 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, देश भर में पता लगाइए कि कहाँ कौन सा संसाधन छुपा है और उनकी लिस्ट बनाइए। फिर उसे निकालने के लिए एकदम सही तकनीक और ढांचा विकसित कीजिए। और आखिर में एक ऐसी सॉलिड योजना बनाइए जो पूरे देश के विकास के साथ सिंक करती हो। एकदम लॉजिकल प्रोसेस है ना? पर पता है, इसी पूरी प्लानिंग से जन्म लेता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई, आज अपना विकास तो करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता मत करो। कल के लिए भी कुछ बचा कर रखो। आज की प्रगति और कल के अस्तित्व के बीच का ये बैलेंस ही असल में सतत विकास है। चलिए, अब फटाफट भारत की कुछ प्रमुख मिट्टियों और उनके बेस्ट क्रॉप्स को याद कर लेते हैं। ये मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए एकदम परफेक्ट मेमोरी हुक्स हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, गेहूं और चावल के लिए बेस्ट। फिर आती है महाराष्ट्र और उसके आसपास की काली मिट्टी, जो कपास के लिए एकदम शानदार है। इसके बाद अगर आप चाय या कॉफी के दीवाने हैं तो लेटराइट मिट्टी को याद रखिए। और राजस्थान की तरफ चले जाएं तो वहां की रेतीली जमीन यानी मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। इन्हें बस इसी तरह पेयर्स में याद रखना है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी ये कीमती मिट्टी लगातार खतरे में है। तेज हवाएं, पानी का बहाव और अंधाधुंध जंगलों की कटाई, इन सब ने मिलकर मृदा अपरदन की प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो उपाय क्या है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर पेड़ कटने से अपरदन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कीजिए। पहाड़ों पर मिट्टी बह रही है तो सीढ़ीदार खेती अपनाइए, और पानी का बहाव तेज है तो बड़े बड़े बांध बनाइए। प्रॉब्लम के ठीक सामने उसका एकदम प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अब गियर बदलते हैं और टाइम ट्रैवल करते हुए सीधे चलते हैं मॉड्यूल बी में, इतिहास के पन्नों में 1857 के विद्रोह की तरफ। जब भी हम 1857 के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मेरठ का ख्याल आता है। सेना के भीतर जो गुस्सा और प्रारंभिक असंतोष एक लंबे समय से सुलग रहा था ना, वो अचानक से एक बड़े विद्रोह में बदल गया। लेकिन ये सब एक रात में नहीं हुआ था। इसके पीछे की पूरी टाइमलाइन क्या थी, चलिए उसे एक एक करके डिकोड करते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए,
टेंशन कैसे लगातार बिल्डअप हो रही थी। शुरुआत होती है फरवरी 1857 में, जब 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नई राइफलें लेने से साफ मना कर दिया। फिर 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसर पर हमला कर दिया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गुस्सा और भड़का और 24 अप्रैल को तीसरी घुड़सवार सेना ने भी कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने 9 मई को 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया। और बस यही वो आखिरी चिंगारी थी। ठीक अगले दिन यानी 10 मई 1857 को मेरठ में वो भयंकर विद्रोह भड़क उठा। उस 10 मई की घटना का मोमेंटम इतना जबरदस्त था कि बागी सिपाही रुके नहीं, वो सीधे दिल्ली की तरफ निकल पड़े। 11 मई को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया। वहां मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया गया और सबसे अहम बात, देश भर की रियासतों को खत लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। इसी दिल्ली मार्च ने रातों रात एक लोकल सिपाही विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर की क्रांति में बदल कर रख दिया। अब आज के इस मास्टर क्लास को समअप करते हुए मैं आपको एक बहुत ही अहम विश्लेषणात्मक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? हमने ज्योग्राफी में इसका टेक्निकल जवाब तो समझ लिया, लेकिन जरा सोचिए, इतिहास गवाह है कि जब जब संसाधनों और अधिकारों को लेकर असंतुलन हुआ है, तब तब 1857 जैसी क्रांतियों ने जन्म लिया है। तो क्या यह कहना सही होगा कि भविष्य का बेहतर रिसोर्स प्लानिंग ही हमारी आने वाली पीढ़ियों की शांति तय करेगा? इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को यूं ही धारदार बनाए रखिए।